नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने क्राइम की एक घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये उस समय की है घटना जब मैं आईजी रेंज बरेली था। डीआईजी से आईजी में मेरा प्रमोशन हो गया था। बात 25 जनवरी 2021 की है। थाना है रोज़ा, गांव हथौड़ा बुजुर्ग, जनपद शाहजहाँपुर। 25 तारीख की शाम रात हो गई थी। उस समय थाने पर श्री संजीव कुमार पांडे, सन ऑफ श्री संतोष कुमार पांडे, वो आए। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सिंह उस समय थाना रौज़ा पर मौजूद थे। उनको बताया कि मेरा बेटा उदित पांडे उर्फ सोनू, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, 20 जनवरी की शाम को रात में 10 बजे वो खेतों पर काम करने गया था और आज उसकी डेड बॉडी हथौड़ा रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के किनारे पड़ी हुई है। उसको देख के लगता है उसकी किसी ने हत्या कर दी। सूचना हत्या की थी और उस दिन जनपद भर की पुलिस अगले दिन 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त थी। आप जानते हैं कि पुलिस बल के लिए या किसी भी वर्दीधारी बल के लिए सबसे बड़ा प्रोग्राम जो सब तैयारियों के साथ पूरा मन लगा कर किया जाता है वो गणतंत्र दिवस का है। जितनी वर्दीधारी फोर्स है सब आपको 26 जनवरी को राजपथ पर बहुत बड़ी तैयारियों के साथ मिलती है। छोटी छोटी यूनिट्स अपने अपने हेडक्वार्टर्स पे ये काम करती हैं। जिलों में पुलिस सबसे बड़ा त्यौहार गणतंत्र दिवस ही मनाती है। जिलों की पुलिस लाइन में भव्य परेड होती है। उस दिन जनपद के कोई सबसे जो सीनियर राजनीतिक व्यक्ति हों या प्रशासनिक व्यक्ति हों, वो परेड की सलामी लेते हैं। परेड की सलामी लेना ये बहुत ही ऐसा विषय होता है जिसकी आदमी साल भर प्रतीक्षा करता है। हर पुलिसकर्मी 26 जनवरी के लिए अपनी वर्दी तैयार करता है, साफ़ करता है। उस दिन सेरेमोनियल वर्दी पहननी होती है, क्रॉस बेल्ट पहनी जाती है, पी कैप पहनी जाती है और बड़े प्रोग्राम्स में स्वॉर्ड यानी तलवार भी राजपत्रित अधिकारी अपनी वर्दी में लगाते हैं। बेल्ट अच्छी साफ़ होनी चाहिए। सामने जो बकल होता है वो दाग धब्बे रहित होना चाहिए। नॉन गस्टेड स्टाफ में वो पीतल की होती है तो उसको ब्रासों से या एक पाउडर आता है चांदी सोना, उससे अच्छे से साफ़ करके चमकदार कर लेते हैं। पी कैप के ऊपर जो बैज होता है उसकी भी उसको अच्छी तरह चमका लेते हैं। अपने स्टार्स अच्छे से चमका लेते हैं। पूरी वर्दी अच्छी सी पहन के सुबह प्रत्येक थाने में, प्रत्येक पुलिस ऑफिस में और उसके बाद बहुत बड़ी परेड, भव्य परेड पुलिस लाइन में आयोजित की जाती है। 25 और 26 को पुलिस बनाती रहती है, मन में रहता है उनके कि कोई घटना न हो जाए, हमारी तैयारी अधूरी न रह जाए। कल सबको सुबह उठना है 5 बजे। पूरा थाने का प्रांगण साफ किया जाता है। झंडे वाली जहाँ झंडारोहण होना है उस जगह की सफाई, लिपाई, पुताई की जाती है। सामने चूने की लाइनें 3-3 बनाई जाती हैं जिन पे पुलिसकर्मी खड़े होते हैं। जो लोग थाने के आसपास रहते हैं या जिनका थाना आना जाना है वो जानते हैं कि 26 जनवरी के दिन पुलिस कितनी तैयारी से अपना काम करती है। 2-3 साल पहले एक फ़ोटो बहुत वायरल हुई व्हाट्सएप पर, सभी संचार माध्यमों में, टीवी पर, कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई थाना, पानी बहुत बरस गया था। थाने के प्रांगण में घुटनों तक पानी भरा हुआ था, लेकिन फिर भी झंडारोहण के समय सारे पुलिसकर्मी जो थाने के थे वो कतारबद्ध होकर घुटने भर पानी में खड़े होकर
और जो उनके प्रभारी अधिकारी इंस्पेक्टर हों या सर्किल ऑफिसर वहाँ आए हों, वो झंडारोहण कर रहे थे और सभी झंडे की तरफ सलामी दे रहे थे। ऐसी अनेक तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। ये उस दिन का महत्व है पुलिस वालों के लिए। मतलब कहने का कि 26 जनवरी को पुलिसकर्मी पूरी शिद्दत से पूरा मन लगाकर गणतंत्र दिवस समारोह मनाते हैं। इसी तैयारी के बीच 25 जनवरी को रात में रोजा थाने पर यह सूचना आ गई। सूचना हत्या की थी, इसलिए जाना आवश्यक था। सभी को सूचना देना भी आवश्यक था। 26 जनवरी के दिन बहुत ही कड़ाके की ठंड थी। 25 जनवरी के दिन बहुत तेज सर्द हवाएं बह रही थीं। इंस्पेक्टर अपने सहकर्मियों के साथ ग्राम हथौड़ा बुजुर्ग पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर दिल्ली लखनऊ रेल मार्ग पर हथौड़ा बुजुर्ग गांव के सामने मृतक की लाश रेल पटरी के किनारे पड़ी हुई थी। उसी के बगल में रेलवे का फाटक था। मृतक के सिर पे ताज़ा चोट के निशान थे, जिनमें से ताज़ा खून का रिसाव अभी भी हो रहा था। चोट किसी हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट से पहुंचाई गई लगती थी। एसपी सिटी और सर्किल ऑफिसर भी वहां आ गए। अंधेरा बहुत हो गया था। टॉर्च की रोशनी में पंचायतनामा किया गया। पीएम के लिए लाश शाहजहांपुर मुख्यालय स्थित मॉर्चरी के लिए भेज दी गई। इसके पहले जल्दी जल्दी डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक्स, क्राइम ब्रांच, सर्विलांस सारी टीमें भी आ गईं। लेकिन सबको कोई न कोई उनके जिम्मे कोई न कोई काम था 26 जनवरी की परेड के लिए, 26 जनवरी की तैयारियों के लिए, 26 जनवरी को तिरंगे को सलाम करने के लिए। इसलिए सब ने अपना काम बहुत जल्दी जल्दी निपटाया और वहाँ से चले गए। ये तय किया गया कि अभी बॉडी का पीएम करा लेते हैं। 26 की शाम तक पीएम हो जाएगा और रात में पीएम रिपोर्ट आ जाएगी। फिर 27 की सुबह एक बार फिर से सभी लोग इकट्ठा होकर घटनास्थल का दिन में निरीक्षण करेंगे और अंत्येष्टि के बाद फिर पूछताछ करेंगे और विवेचना की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। 26 जनवरी को पूरी पुलिस गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में और बाकी कार्यक्रमों में व्यस्त रही। शाम को पोस्टमार्टम हो गया। शाम को क्या, दोपहर बाद ही जल्दी हो गया पोस्टमार्टम और शव को उनके पिताजी को अंतिम संस्कार के लिए हैंडओवर कर दिया गया। रात में थाना रोजा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पहुंच गई, जिसमें अंकित था कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम हेड इंजरीज, यानी सिर पर आई चोटों के कारण, सदमे और अधिक रक्तस्राव होने के कारण मृत्यु का होना बताया गया। पीएम रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि मृत्यु का समय 6 से 8 घंटे ही होना पाया गया, जबकि वादी ने 25 तारीख को अपनी एफआईआर में ये अंकित कराया था कि मेरा बेटा 20 तारीख से गायब है। कैलकुलेशन के हिसाब से वादी ने जब थाने पर सूचना दी थी उसके 1-8 घंटे पहले ही मृतक की मृत्यु हुई थी। पीएम के बाद शव उनके पिताजी ले गए, अंतिम संस्कार कर दिया। 27 तारीख की सुबह पुलिस नए सिरे से जांच पड़ताल करने के लिए गांव हथौड़ा बुजुर्ग पहुंच गई। अपने साथ वो क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक्स की टीम को भी ले गए। बारीकी से देखने पर ये पता लगा कि जहाँ पर शव रेलवे लाइन के किनारे पड़ा हुआ था वहाँ से खून की बूंदें पीछे की तरफ से गिरती हुई वहाँ आ रही थी। मतलब शव को पीछे से कहीं से लाया गया था। हालांकि घटना के 2 दिन हो गए थे। 25 की रात की सूचना, पीएम के हिसाब से 25 के शाम का मर्डर। 26 पूरा दिन पुलिस नहीं जा पाई, 27 की सुबह आई। तो काफ़ी जगह जहाँ लोगों का आना जाना या पैदल जाने का रास्ता है वहाँ तो ये ब्लड स्पॉट्स कम मिले या नहीं मिले उस जगह पर,
लेकिन उसके जो सीक्वेंस था वो गांव तक चलता चला गया, कहीं भी टूटा नहीं। जिस इंटरवल पे वो ब्लड के स्पॉट्स मिल रहे थे, तो जहाँ लोगों के चलने से जगह खराब हो गई थी, वहाँ की भी मिट्टी फॉरेंसिक्स ने उसकी सैंपल भी रख लिए कि इसका माइक्रो एनालिसिस करने पर अगर इसमें ब्लड स्टेन्स पाए जाएंगे तो उनका काम हो जाएगा। पूरे रास्ते की ब्लड के स्पॉट्स की और उसके ट्रेल की वीडियोग्राफी भी कराई गई, फोटोग्राफी भी कराई गई। क्राइम ब्रांच वालों ने सभी परिजनों के नंबर लिए, मृतक का नंबर लिया, और जो उनको डंप डाटा उठाना होता है, बीटीएस टावर के बारे में पता करना होता है, सेल आईडी हर एक सर्विस प्रोवाइडर की लेनी होती है, उन्होंने भी अपना काम कर लिया। क्राइम ब्रांच, सर्विलांस और फॉरेंसिक्स के लोग जब अपना काम करके चले गए तो फिर पूछताछ शुरू की गई। सबसे पहले वादी मुकदमा यानी मृतक के पिता संजीव पांडे से पूछताछ शुरू हुई। इंस्पेक्टर ने पूछा कि भाई आपका लड़का 20 को गायब हो गया था जैसा आपने एफआईआर में लिखाया है, 25 को आपने क्यों सूचना दी? बीच में 5 दिन आपने क्या किया? आपने किसी को बताया? पुलिस में कोई गुमशुदगी लिखाई? या आपके किसी नाथित ने, रिश्तेदार ने, या आपके किसी सहयोगी ने 112 नंबर डायल करके इसकी सूचना दी? वादी मुकदमा संजीव पांडे फौरन जवाब के लिए तैयार थे, सवाल के लिए तैयार थे। जवाब फौरन दिया उन्होंने कि साहब हम उसको दूर दूर की रिश्तेदारियों में, नातेदारियों में ढूंढते रहे, और चूंकि वो शराब बहुत पीता था तो वो कहाँ जाके रुक गया है 2-3 दिन ये कहना मुश्किल था। सभी संभावित जगहों पे तलाश करने के बाद ही मैं थाने पर गया था। कभी कभी वो दोस्तों के साथ ज़्यादा शराब पी लेता था, 2-3 दिन बाद लौटता था। उसके घर वालों से पूछताछ की गई, उसके 2 भाइयों, भाभियों और जो घर में महिलाएं थीं उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने सेम स्टोरी रिपीट की जो वादी मुकदमा की स्टोरी थी कि साहब ऐसा हुआ, वहाँ गायब हो गए, मैं फला जगह गया, मैं हरदोई गया पता करने, मैं लखनऊ तक गया पता करने, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा तो मैं सीधे थाने पर आया। वही बात कि साहब 20 तारीख को किसी ने कहा 10 बजे निकला था, किसी ने कहा था 10:30 बजे निकला था, किसी ने कहा साहब खाना खा के उसके बाद गया था, 8 ही बज रहे होंगे, लेकिन बताया सबने कि 20 तारीख की रात में वो गया था। अब पुलिस कंफ्यूज हुई। इतने सारे लोग एक ही तरह की बात थोड़ा थोड़ा टाइम अंतर करके अपने अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से जो बता रहे हैं, इसका क्या किया जाए। शंका का निवारण करने के लिए पुलिस ने गांव में पूछताछ शुरू की, पड़ोसियों से, जिम्मेदार लोगों से, प्रधान से, इन सब लोगों से पूछताछ की, और ये बात समझ में आई कि साहब 20 तारीख के बाद कई दिन वो गांव में ही देखा गया, कतई गायब नहीं हुआ था, गांव में देखा गया, और 1-2 दिन तो वो खाना खाने भी घर पर गया था। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं, ये यहीं पर था। और घटना वाले दिन भी 11 बजे तक इसको गांव में शराब पिए हुए चलते फिरते देखा गया था। गांव से पता लगी इस बात को फिर से क्रॉस चेक करने के लिए संजीव पांडे, मृतक के पिता, वादी मुकदमा से फिर से पूछा गया कि भाई सारे लोग कह रहे हैं कि वो दिन भर यहीं था, 5 दिन यहीं था, आपने कहाँ ढूंढा उसको? फिर तपाक से उन्होंने उत्तर दिया कि साहब जिन जिन लोगों ने आपको ये बताया है मुझे पता है, उनसे हमारी ख़ानदानी रंजिश है, वो हमें फंसाना चाहते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो 20 से गायब है और हमारा पूरा परिवार उसको 20 तारीख से ही ढूंढ रहा है। हथौड़ा बुजुर्ग के लोगों ने बात ही बात में, जब ये बात बार बार कंट्राडिक्ट कर रहे थे, विवेचक भी और साथ में गए हुए पुलिसकर्मी भी, कि आप कह रहे हैं कि वो 20 से लगातार गांव में था, घर वाले कह रहे हैं कि साहब 20 को गायब हो गया था, तो कैसे ये बात मानी जाए? बात ही बात में हथौड़ा बुजुर्ग के लोगों ने बताया कि साहब हमारे यहाँ कुछ लोगों ने अपने घर में सीसीटीवी लगा रखे हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनके गांव में ही बहुत तगड़ी रंजिश है, दोनों परिवारों से कई कई मर्डर हो चुके हैं। अपने दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए उन्होंने सीसीटीवी घर के बाहर भी,
बिजली के खंभे पर भी, घर के भीतर भी और घर के पीछे भी लगवा रखे हैं। आप सबसे संपर्क करके सीसीटीवी फुटेज निकलवा लीजिए और हमें पूरी उम्मीद है कि उसमें आपको मृतक सोनू, उदित पांडे और सोनू जरूर दिख जाएगा 20 के बाद भी। ये बात इम्पॉर्टेंट थी। पहले इंस्पेक्टर ने अपने लोगों को लगा के गांव में उसके घर के आसपास ये पता किया कि किन किन लोगों के घर में सीसीटीवी लगी हुई है। पूरी सूची लेने के बाद उन्होंने क्राइम ब्रांच के लोगों को बुलाया, क्योंकि वो टेक्निकली साउंड होते हैं कि फुटेज कैसे निकाली जाएगी, किस पीरियड की निकाली जाएगी। उनको बुलवाया, उन सभी घरों से सीसीटीवी फुटेज ले लिए, जो भी 4-5 घरों में सीसीटीवी लगा होना बताया गया था उसको ले लिए और क्राइम ब्रांच में जाके उसको देखना शुरू किया। थाने के कर्मी और पहचानने वाले 2-1 लोग गांव से भी वहां ले जाए गए। एक एक करके सीसीटीवी फुटेज देखी जाने लगी, सिर्फ ये असर्टेन करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि क्या इस बीच में वो गांव में था या गायब था। इसी बीच में एक सीसीटीवी फुटेज में गांव के एक अनट्रेडिशनल रोड पर अंधेरे में, हल्का अंधेरा हो गया था, एक मोटरसाइकिल जाती हुई दिखाई पड़ी जिसमें 3 लोग सवार थे। एक आदमी मोटरसाइकिल चला रहा था, एक आदमी पीछे बैठा हुआ था। बीच में जो आदमी बैठा हुआ था उसके पैर मोटरसाइकिल में जो पैर रखने की जगह होती है वहाँ नहीं टिके हुए थे, वो लटक रहे थे ज़मीन से हल्का ऊपर, और वो झूल रहे थे, लटक रहे थे। फुटेज में जो वीडियो उसकी निकली वो अटपटा सा भी लग रहा था कि आदमी ऐसा लगता है जैसे बेहोश है। पीछे वाला आदमी उसको कस के पकड़े हुए था, आगे वाला बहुत ही संभाल के मोटरसाइकिल चला रहा था। चूँकि गांव में दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए जिन लोगों ने ये सीसीटीवी लगा रखी थी, उनका जोर इस बात पे था कि जो गाड़ियां आएँ जाएं उनका नंबर उन्हें ज्ञात हो। एक कैमरे की जो फोकस था वो नंबर प्लेट की तरफ सभी के यहाँ था। जाड़े का दिन था, जो मोटरसाइकिल चला रहा था या जो पीछे बैठा था या जो बीच में था, सभी मफलर से, अंगोछे से अपना सिर कान बांधे हुए थे, कम्बल ओढ़े हुए थे। लेकिन मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ गई। मोटरसाइकिल का नंबर था UP 27 AX 4503। कई बार उसको देखा गया। उसमें किसी ने कहा भी कि साहब ये मोटरसाइकिल का नंबर ये पहचाना सा लग रहा है ये गांव का ही। खैर, रजिस्ट्रेशन के जो ऐप है जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, जिसमें गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से उनके स्वामियों का नाम पता मिल जाता है, उसमें ये नंबर डालकर देखा गया तो वाहन स्वामी, वादी मुकदमा, मृतक का पिता तीनों एक ही थे, यानी ये गाड़ी संजीव कुमार पांडे के नाम रजिस्टर्ड थी। चौंकाने वाली बात थी। बात धीरे धीरे समझ में आने भी लगी थी। फौरन फोर्स भेज के उसको थाने पर बुलवा लिया गया। उसने फिर से वही अपना राग अलापना शुरू किया। दुश्मनों का काम है, दुश्मन फंसा रहे हैं, दुश्मनों ने किया है, दुश्मनों ने मारा है, इस तरह की बातें वो रटने लगा। फिर उसे थाने पर लगी टीवी को कनेक्ट करके सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। जैसे ही नंबर प्लेट स्पष्ट हुई, उससे पूछा गया ये गाड़ी किसकी है और ये 3 लोग जो इसमें हैं ये कौन कौन है? तुम्हारी गाड़ी क्या उस दिन कोई मांग के ले गया था या तुम चला रहे थे? फुटेज देखते ही वो चुप हो गया। बहुत देर तक वो चुप ही रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने बताना शुरू किया। उसने कहा कि मेरा लड़का शराब बहुत पीता था और घर से जब हम लोगों ने उस पर रुपए पैसे लेने की, चुराने की या
सामान ले जाने की, घर से कुछ गहने भी गायब हुए। इस पर जब सख्ती की तो वो गांव के लोगों से उधार लेकर शराब पीने लगा। जिनका ज़्यादा पैसा उधार हो गया वो अक्सर घर के सामने आकर पैसा मांगने लगते थे, तकादा करने लगते थे, और ये रोज़ रोज़ की झिकझिक हो गई थी। हम लोग इसीलिए चाहते थे कि वो घर पर ना आए, क्योंकि जैसे ही लोग देखते थे वो घर पे है, पैसा मांगने वाले आ जाते थे। कुछ लोगों का पैसा जो जिनसे बहुत अच्छे संबंध थे हम लोगों के परिवार के, उनका पैसा भी देना पड़ा, पैसा उनका उधार का दिया गया। घटना के दिन, और दूसरी बात ये कि उसी दिन गांव के ही एक वकील हैं जो तहसील में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने बताया कि सुबह सुबह सोनू आया था, उदित पांडे और सोनू, और वो कह रहा था कि हमारी खसरा खतौनी निकलवा दीजिए, मेरे हिस्से की कितनी ज़मीन पड़ेगी ये बता दीजिए, और उतनी ज़मीन जो मेरे हिस्से की पड़ेगी वो हम उसको बेचना चाहते हैं, हमारा बिकवा दीजिए। वकील ने कहा कि मैंने उसको बताया कि भी तुम्हारा बंटवारा नहीं हुआ है, तुम्हारे हिस्से की ज़मीन नहीं अलग की गई है। बोले जितना हमारे हिस्से का है हम किसी भी खेत में उतना हिस्सा किसी को बेच देंगे, पैसा ले लेंगे, जितने लोगों का उधार है उधार चुकता कर देंगे, और शहर में जाकर वहाँ एक छोटा मकान बनवा के इत्मीनान से हम वहीं रहेंगे। हम भी रोज़ रोज़ की झिक से आज ही जा गए हैं। ये बात जब संजीव पांडे को पता लगी तो उनका दिमाग भी खटकने लगा कि ये किसी दिन ज़मीन का कोई भी हिस्सा किसी ऐसे आदमी को रजिस्ट्री कर देगा जो दबंग है या जो बदमाश है, जिससे हम नहीं ले पाएंगे, तो बहुत बदनामी होगी। घटना के दिन का बताया उसने कि वहाँ उधार मांगने के लिए कोई तकादा लेकर उनके घर आ गया। इत्तेफाक से उस दिन मृतक के दादा यानी वादी यानी संजीव के पिताजी घर के बाहर बरामदे में चारपाई पर बैठे हुए थे या लेटे हुए थे। उसने आके पूछना शुरू किया, पहले मृतक के बारे में, फिर उनके पिता के बारे में, कहाँ हैं। पूछा उन्होंने क्या बात है। उन्होंने कहा इतना इतना पैसा मेरा उधार, इतने दिन हो गए, मुझे पैसे की ज़रूरत है, हमें पैसा चाहिए। दादा बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा भाई मुझसे क्या मतलब है, जिसने पैसा तुमसे उधार लिया है जाके उससे मांगो, मुझसे क्यों कह रहे हो। उसने कहा आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी जानकारी में होना चाहिए, आप इन लोगों को बताइए कि मेरा पैसा दे दें। इसी बीच में सोनू, उदित पांडे और सोनू भी वहाँ पर आ गया। उसको देखते ही उसके दादा ने उसको उल्टा सीधा कहना शुरू किया कि ऐसे ऐसे लोग हमारे दरवाजे आ जाते हैं जिनकी हिम्मत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से तुमने ख़ानदान की बेइज्जती करा दी, बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दी। इतना सुनना था कि वो अपने दादा को जो चारपाई पर बैठे हुए थे उनको ज़ोर से धक्का दिया, वो चारपाई से नीचे आ गए, चिल्लाने लगे। उसके दोनों भाई घर से बाहर निकल आए। और दोनों भाई, एक का नाम संजय पांडे और दूसरे का अभिनव पांडे, उन्होंने दादा को चारपाई पर बिठाया और फिर मृतक यानी सोनू को भी भला बुरा कहने लगे। वो गालियां देने लगा और हाथापाई पर उतर आया। शोरगुल सुन के किसी ने उनके पिता को भी, जो गांव में ही थे, उसको बुलवाया। पिता आ गए। आते ही उनके दोनों लड़के संजय पांडे और अभिनव पांडे ने बताया कि इसने आज पिताजी को धक्का दे दिया, उन्हें चोट लग गई। इतना सुनना था कि संजीव पांडे ने अपने बेटे सोनू पांडे को लाठियों से बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। सिर की लाठी की चोट इतनी गंभीर थी कि वो गिर पड़ा। उसके बाद दोनों भाइयों ने भी, अभिनव और संजय ने भी उसे मारा। 5 मिनट में ही उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। उसके मरने के बाद बिना घबराए हुए मोटरसाइकिल मंगाई,
खुद चलाने के लिए बैठ गया। संजय और अभिनव में जो बड़ा था उसे पीछे बिठा दिया, कहा इसे कस के पकड़े रहो, चल के भी रेलवे लाइन में फेंक देते हैं, पुलिस समझेगी कि रेल से टकरा के सुसाइड कर लिया या एक्सीडेंट हो गया। शराब पीता ही है, ये सबको पता है। यही होगा कि शराब के नशे में ये ट्रेन के सामने आ गया। मोटरसाइकिल में उसको बिठाकर ये रेलवे लाइन की तरफ चला गया। इस बीच में जो भाई वहाँ बचा था उसने मौके पर जो खून गिरा हुआ था उसको फ़ौरन पानी से साफ़ करके घर की औरतों से उससे गोबर की लिपाई करा दी। पूरी बात सुनते ही दोनों भाइयों को भी थाने पर लाया गया। अलग अलग पूछताछ की गई। बात जो बताई उनके पिता ने वो बिल्कुल सही थी। तीनों अभियुक्तों संजीव कुमार पांडे, संजय पांडे और अभिनव पांडे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 8 फरवरी 2021 को इन्हीं सारे एविडेंस के साथ चार्जशीट नंबर 65 में सभी अभिलेख, साक्ष्य, एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस ये सब इकट्ठा करके और न्यायालय में सबमिट कर दिया गया। तीनों जेल में हैं और ट्रायल का इंतज़ार कर रहे हैं। आज की घटना एक बार फिर ये सोचने पे मजबूर करती है कि कोई अपने बेटे की हत्या कर दे तो कोई न कोई बात तो होगी। जिस बेटे के पैदा होने पे कितना बैंड बाजा, धुन, शहनाई, क्या क्या नहीं होता, और बहुत ढेर सारे फंक्शन, छठी होता है, नामकरण होता है, चांदी के चम्मच से पहली बार जब खाना दिया जाता है तो खीर खिलाई जाती है, उसको भी शायद अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं, कुछ इस तरह का है। बेटे के होने पर, बेटी के होने पे नहीं। बेटे के होने पर उसकी जो बुआ लोग होती हैं, मौसी लोग होती हैं, वो तोहफा मांगती हैं, दिया भी जाता है अपने औकात के हिसाब से। कोई सोने चांदी के गहने लेता है या देता है, कोई साड़ी, कपड़े लेता है। उसी बेटे को लाठियों से मार मार के अपने सामने ही मार डालना, कुछ तो होगा, कोई बात तो होगी। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, मैं अपने इतने लंबे कैरियर में, इतनी लंबी सर्विस में, ऐसी सैकड़ों की संख्या में घटनाओं को डील करते हुए, कि इसमें सारा दोष परवरिश का है। अगर परवरिश घर वालों ने, खासकर माँ बाप ने सही दी होती तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। उसने शराब कोई घटना के दिन नहीं पी थी, सालों साल से शराब पी रहा था। 24 साल का नवयुवक कई सालों से शराब पी रहा हो, माँ बाप को पता न हो, या माँ बाप उसके बारे में सोच न रहे हों, या माँ बाप के लिए चिंता का कारण न हो, ये घोर अपराध है। क्यों नहीं ध्यान दिया माँ बाप ने? भाइयों ने क्यों नहीं ध्यान दिया? भाभियों ने क्यों नहीं ध्यान दिया? परिवार तो संयुक्त ही चल रहे हैं इस समय। शुरू में वो घर से पैसा ले जाके शराब पीता था, देने वाले देते भी थे, पार्टी के नाम पे। आज शाम को दोस्तों की पार्टी है, क्या घर वालों को नहीं पता थी पार्टी का क्या मतलब है? और शाम को जब वो पार्टी करके लौटता था तब उनको नहीं पता था क्या हो रहा है। और उस समय उसे क्यों नहीं समझाया गया? जब पहला आदमी घर पे उधार चुकता करने के लिए आया तो भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि अभी उधार लेकर दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, आदी हो गया है। हाथ पे हाथ बैठे रहे, लोगों को पैसा उनके उधार का चुकाते रहे। ना तो उस बच्चे के दवा इलाज की कोशिश की गई, ना समझाने की कोशिश की गई। अब तो शहर शहर डी एडिक्शन सेंटर्स खुल गए हैं। कोशिश तो करते।
कहने को तो होता है कि हाँ, माँ बाप ने अपना फ़र्ज़ निभाया, शराब छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं किया गया, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। गांव में एक बड़ी सामान्य सा एक सिद्धांत चलता है कि लड़का अगर बिगड़ रहा है तो शादी कर दीजिए, लड़का अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे किसी काम धंधे में लगा दीजिए, खेती के काम में लगा दीजिए, कहीं काम करने के लिए शहर में भेज दीजिए। काम धंधे पर जाएगा तो जितना पैसा पाएगा उसी में सब कुछ करेगा, आँखों की शर्म करेगा, दिन में जिसके यहाँ काम करने जाता है दिन में शराब नहीं पिएगा, पैसे तो, और ये 50% केसेस में ये सक्सेसफुल भी होते हैं लोग, लेकिन ये भी नहीं किया गया। थोड़ा डाइवर्जन हो जाता है अगर आप उसको कोई ऐसा काम दें जिसमें उसको जिम्मेदारी का एहसास हो। किसी भी सोसाइटी के लिए ये इंसिडेंट सीख देता है। परवरिश जब भी खराब होगी, रिश्तों का कत्ल होता रहेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।